आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 9 नवंबर 1989 को गोपालगंज के फुलवरिया गांव में जन्मे तेजस्वी प्रसाद यादव की कहानी बिहार पॉलिटिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल कहानियों में से एक है। आज जब बिहार एक बार फिर इलेक्शन की तैयारी में है तो तेजस्वी यादव का नाम चीफ मिनिस्टर पोस्ट के दावेदार के रूप में सबसे आगे है। लेकिन क्या वाकई ये इस पोस्ट के लायक है? आइए जानते हैं तेजस्वी यादव की पूरी कहानी और समझते हैं कि एक नौवीं फेल व्यक्ति कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तेजस्वी यादव का जन्म उस समय हुआ जब इनके फादर लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीतिक आकाश पर नया सितारा बनकर उभर रहे थे। तेजस्वी के जन्म के महज 4 महीने बाद फरवरी 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे। इस तरह तेजस्वी ने अपनी आंखें मुख्यमंत्री आवास में खोली थी। लालू यादव और राबड़ी देवी के 9 बच्चों में सबसे छोटे तेजस्वी के 8 भाई बहन हैं, 7 बहनें और एक भाई तेज प्रताप यादव। बचपन से ही तेजस्वी का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल, बसंत विहार और बाद में आरा के पूरब में पढ़े, लेकिन यहीं से शुरू होती है इनकी एकेडमिक फील्ड की कहानी। तेजस्वी ने कभी 10वीं क्लास पास नहीं की। ये 9वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़कर क्रिकेट खेलने चले गए। आज जब प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट इन्हें 9वीं फेल कहकर इनकी योग्यता पर सवाल उठाते हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी बेसिक एजुकेशन तक पूरी नहीं की हो वो बिहार जैसे राज्य को लीड कैसे कर सकता है। तेजस्वी की क्रिकेट की दुनिया में भी कोई खास सफलता नहीं मिली। हाँ, ये दिल्ली की अंडर 15 और अंडर 17 टीम का कैप्टन जरूर रहे और इन्होंने दावा किया कि विराट कोहली एक समय इनकी कप्तानी में खेला करते थे, लेकिन ये भी सिर्फ एक दावा भर है क्योंकि सच्चाई ये है कि तेजस्वी का पूरा क्रिकेट करियर एक बड़ा निराशा साबित हुआ। क्योंकि 2008 से 2012 तक ये दिल्ली डेयर डेविल्स आईपीएल टीम का हिस्सा थे, लेकिन 4 साल में कभी भी इन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इन्हें पहले 2 साल 8 लाख रुपए सालाना और बाद के 2 साल 10 लाख रुपए सालाना मिलते रहे, लेकिन ये हमेशा बेंच पर ही बैठे रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी तेजस्वी का परफॉर्मेंस बेहद सिंपल था क्योंकि इन्होंने झारखंड के लिए कुल 7 मैच खेली, एक फर्स्ट क्लास, 2 लिस्ट ए और 4 T20 मैच। इन 7 मैचों में इन्होंने कुल 37 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट लिया। ये आंकड़े खुद ही बताते हैं कि क्रिकेट में भी तेजस्वी की कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं थी, जिसके कारण 2012 में इन्होंने अंत तक क्रिकेट को अलविदा कह दिया और पॉलिटिक्स की तरफ देखने लगे। तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत 2010 में हुई जब ये अपने फादर लालू यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल के इलेक्शन कैंपेन में शामिल होने लगे। लेकिन इनकी औपचारिक राजनीतिक शुरुआत मई 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए परिवर्तन रैली के दौरान हुई। यहीं पर लालू यादव ने पहली बार अपने दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी को राजनीतिक मंच पर पेश किया था। 2015 बिहार असेंबली इलेक्शन तेजस्वी के लिए एक इंपॉर्टेंट मोड़ साबित हुआ क्योंकि महज 26 साल की उम्र में इन्होंने राघोपुर सीट से इलेक्शन लड़ा और 22,733 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही ये बिहार के सबसे कम उम्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री बने और महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी को पब्लिक वर्क्स, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का जिम्मा दिया गया। लेकिन तेजस्वी की पॉलिटिकल जर्नी में पहला बड़ा झटका 2017 में आया। इस साल इनके और इनके फैमिली के खिलाफ लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला सामने आया, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने आरोप लगाया कि 2004 से 2009 के दौरान जब लालू यादव यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे तो रेलवे में नौकरी के बदले में लोगों से जमीन का सौदा किया गया था। इस मामले में तेजस्वी का नाम भी शामिल था क्योंकि इनके नाम पर भी जमीन ट्रांसफर की गई थी, जबकि ये उस समय बहुत छोटे थे। तो इस करप्शन के आरोप की वजह से नीतीश कुमार ने महागठबंधन से किनारा कर लिया और 2017 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि ये करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस रखते हैं और आरजेडी के पास इन आरोपों का कोई जवाब नहीं है। और इस तरह तेजस्वी का फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का टेन्यूर महज 2 साल में ही खत्म हो गया। उस समय तेजस्वी की इमेज एक भ्रष्ट नेता की बन गई थी। इन पर आरोप ये लगा कि ये सिर्फ अपने पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इनके पास कोई योग्यता नहीं है। 2017 में जब इनका नाम इस घोटाले में आया तो अपोजिशन ने इन्हें अयोग्य और भ्रष्ट कहकर इनकी आलोचना की। वैसे भी तेजस्वी की एजुकेशन बैकग्राउंड हमेशा से कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट रही है। प्रशांत किशोर से लेकर जीतन राम मांझी तक कई नेताओं ने इन्हें 9वीं फेल कहकर इनकी योग्यता पर सवाल उठाए हैं। इसके बावजूद तेजस्वी ने हार नहीं मानी। इन्होंने धीरे धीरे अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश की और 2018 में आरजेडी के वास्तविक नेता के रूप में उभरे। जब इनके फादर लालू यादव जेल में थे तो तेजस्वी ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली, जिसमें 2020 बिहार असेंबली इलेक्शन तेजस्वी के लिए एक क्रूशियल टेस्ट थी क्योंकि इस इलेक्शन में इन्होंने बेरोजगारी को मेन इशू बनाया और 10 लाख नौकरी का वादा किया। इन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी जाएगी। ये वादा बिहार के युवाओं को काफी पसंद आया और तेजस्वी की रैलियों में भारी भीड़ जुटने लगी। 2020 के इलेक्शन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 75 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली। लेकिन कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस की वजह से महागठबंधन को टोटल 110 सीटें ही मिली, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 से कम थी। इस तरह तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया और ये विपक्ष के नेता बन के रह गए।
फिर 2022 में एक और ड्रामेटिक टर्न आया जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर दोबारा आरजेडी के साथ गठबंधन किया। तो इस बार तेजस्वी फिर से उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। और इस तरह तेजस्वी का सेकंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का टेन्योर भी महज 17 महीनों में ही खत्म हो गया। तेजस्वी की पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प रही है। दिसंबर 2021 में इन्होंने अपने स्कूल की दोस्त राचेल गोडहिनू से शादी की, जो एक क्रिश्चियन लड़की थी, जिसके कारण शादी के बाद राचेल का नाम बदलकर राजश्री हो गया। ये शादी काफी कंट्रोवर्सी में रही, क्योंकि ये इंटरकास्ट और इंटरफेथ की शादी थी और इसमें भी तेजस्वी के मामा साधु यादव ने इस शादी का जमकर विरोध किया था और कहा था कि तेजस्वी ने लालू यादव की इमेज को खराब किया है। इसके बाद मार्च 2023 में तेजस्वी पहली बार फादर बने जब इनकी बेटी कात्यायनी का जन्म हुआ। मई 2025 में इनके घर दूसरी खुशी आई जब इनके बेटे इराज लालू यादव का जन्म हुआ। दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव ने अपने पोते का नाम हनुमान जी के नाम पर रखा, क्योंकि उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। लेकिन आज जब बिहार में फिर से इलेक्शन का माहौल बन रहा है, तो तेजस्वी यादव एक बार फिर चीफ मिनिस्टर पोस्ट के कंटेंडर बनकर सामने आए हैं। ये अपने 17 महीनों के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के टेन्योर में 5 लाख नौकरियों का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई तेजस्वी में बिहार को लीड करने की एबिलिटी है? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं की, क्रिकेट में फेल रहा और पॉलिटिक्स में भी अब तक कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की, वो बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को कैसे संभाल सकता है? प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि एक नौवीं फेल व्यक्ति बिहार के विकास का रास्ता कैसे दिखा सकता है। किशोर का कहना है कि तेजस्वी को जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता और ये सोशलिज्म पर बिना पेपर के 5 मिनट तक नहीं बोल सकते। तेजस्वी की पॉलिटिकल जर्नी में सबसे बड़ा हथियार बना इनका 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा। 2020 के बिहार असेंबली इलेक्शन में जब तेजस्वी ने यह वादा किया तो पूरा बिहार इसे सुनकर जश्न मनाने लगा। यूथ की आंखों में सपने चमकने लगे और लगा कि आखिरकार कोई तो है जो उनकी समस्या समझता है। तेजस्वी ने कहा था कि महागठबंधन की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी जाएगी। ये वादा इतना अट्रैक्टिव था कि बीजेपी को भी अपने वादों में 19 लाख नौकरियां तक बढ़ाना पड़ा। लेकिन जब 2022 में तेजस्वी दोबारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने तो इनके इस वादे की असली परीक्षा शुरू हुई, जिसमें पहली कैबिनेट बैठक हुई, लेकिन उसमें 10 लाख सरकारी नौकरी का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। जब मीडिया ने सवाल किया तो तेजस्वी का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि जब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब ये वादा पूरा करेंगे, अभी तो वो सिर्फ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। ये बयान सुनकर लोग हैरान रह गए। वहीं तेजस्वी जो 2020 में कह रहे थे कि पहली कैबिनेट बैठक में वो ये वादा पूरा करेंगे, अब कह रहे थे कि ये तभी होगा जब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इस बात को लेकर बीजेपी ने तेजस्वी को जमकर घेरा। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह से लेकर बिहार बीजेपी तक सभी ने तेजस्वी को वादा खिलाफ कहा। लोगों ने समझा कि तेजस्वी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए झूठे वादे करता है। हालांकि बाद में तेजस्वी ने सफाई दी कि इनकी नीतीश कुमार से बातचीत हुई है और वो इस मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इसके बाद 17 महीने के अपने दूसरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का टेन्योर में तेजस्वी ने दावा किया कि उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। लेकिन ये डाटा भी कंट्रोवर्सी से भरा है, क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं और जमीनी हकीकत कुछ और है। तेजस्वी के इस दावे को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई इतनी नौकरियां दी गई है या फिर ये सिर्फ दिखावा है। तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच की पॉलिटिकल वॉर भी दिलचस्प है। दोनों के बीच रिश्ता कभी दोस्ती का रहा तो कभी दुश्मनी का, क्योंकि 2017 में नीतीश ने तेजस्वी को करप्शन के आरोप में छोड़ा, फिर 2022 में वापस साथ लिया और 2024 में दोबारा साथ छोड़ दिया। ये पॉलिटिकल टर्मोइल दिखाती है कि दोनों नेताओं के बीच कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ सत्ता की भूख है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में तेजस्वी और नीतीश के बीच बहस देखने लायक होती है। मार्च 2025 में बिहार विधानसभा में जब नीतीश ने कहा कि उन्होंने ही लालू यादव को बनाया है, तो तेजस्वी का जवाब था कि उन्होंने ही नीतीश को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। तेजस्वी ने कहा कि उनके फादर लालू तो पहले से ही राजनेता थे और नीतीश की मदद के बिना भी सीएम बन सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में जब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, तब भी उन्होंने नीतीश को सीएम बनने दिया और 2022 में भी यही किया। लेकिन इन सारी पॉलिटिकल डिबेट के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी ने बिहार के लिए क्या किया है, क्योंकि अपने 17 महीने के टेन्योर में तेजस्वी हेल्थ मिनिस्टर थे, लेकिन इसी दौरान बिहार में पुलों का गिरना, पेपर लीक होना, शराबबंदी की नाकामी और लॉ एंड ऑर्डर की खराबी जैसी प्रॉब्लम बनी रही। तेजस्वी खुद मानते हैं कि रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट उनके पास सिर्फ 18 महीनों का था, बाकी पूरा समय नीतीश के पास था। इसलिए पुल गिरने की जिम्मेदारी नीतीश की है, जो सही भी है। इसके अलावा तेजस्वी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी काफी दिलचस्प है। ये हमेशा नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं और उन्हें थके हुए और रिटायर्ड सीएम कहकर बुलाते हैं। हाल ही में तेजस्वी ने यह तक कह दिया कि लालू यादव बिहार के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री थे, जबकि नीतीश सबसे खराब है। ये बयान भी कंट्रोवर्सी में आया, क्योंकि लालू के समय बिहार की हालात और भी खराब थी। तेजस्वी अक्सर अमित शाह और बीजेपी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि अमित शाह का अब नीतीश पर से भरोसा उठ गया है और 2025 के इलेक्शन के बाद नीतीश सीएम नहीं रहेंगे।
तेजस्वी ने ये भी चैलेंज दिया है कि अगर अमित शाह को वाकई नीतीश पर भरोसा है तो वो अनाउंसमेंट करे कि नीतीश 2030 तक सीएम रहेंगे। लेकिन इन सब में तेजस्वी की सबसे बड़ी कमजोरी इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट बार बार इन्हें नौवीं फेल कहकर इनकी योग्यता पर सवाल उठाते रहते हैं। किशोर ने ये तक कह दिया कि तेजस्वी को जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ का डिफरेंस नहीं पता और वो समाजवाद यानी सोशलिज्म पर बिना पेपर के 5 मिनट में नहीं बोल सकती। तो ये सब क्रिटिसिज्म तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है और ये दिखाता है और सिखाता भी है कि अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं और उसे बीच में ही छोड़कर किसी और काम में लग जाता है तो आगे चलकर आपकी भयंकर बेइज्जती होने वाली है। साथ ही तेजस्वी की लीडरशिप स्किल पर भी सवाल उठते रहते हैं। हाल ही में तेजस्वी ने नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ पर भी सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि नीतीश का बिहेवियर अजीब हो गया है और वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं दिखते। ये बयान भी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि पॉलिटिक्स में पर्सनल अटैक करना सही नहीं माना जाता। तेजस्वी की एक और प्रॉब्लम है और वो है इनकी पार्टी के भीतर की एकजुटता। इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी से निकाल दिया। इससे पता चलता है कि यादव परिवार के भीतर भी एकता नहीं है। तो अगर तेजस्वी अपने परिवार को ही एक साथ नहीं रख सकते तो वो पूरे बिहार को कैसे संभालेंगे। तेजस्वी की महिला रैली और जनसंपर्क की स्ट्रेटजी भी दिखावटी लगती है। ये नीतीश कुमार के वुमेन्स डायलॉग टूर पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि 225 करोड़ रुपए खर्च करना बेकार है। ये दिखाता है कि इनका क्रिटिसिज्म सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए है, प्रिंसिपल्स के लिए नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी हमेशा ये दावा करते हैं कि वो युवाओं के नेता है और बेरोजगारी की समस्या समझते हैं, लेकिन खुद इन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की है। ना तो ये कभी सक्सेसफुल क्रिकेटर बने और ना ही कहीं काम करके एक्सपीरियंस हासिल किया। फिर ये कैसे दावा कर सकते हैं कि ये बेरोजगारी की समस्या समझते हैं। आज जब बिहार इलेक्शन की तैयारी में है तो तेजस्वी यादव एक बार फिर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस व्यक्ति के वादे खोखले साबित हुए हो, जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन छुपाता हो और जिसके पास कोई अचीवमेंट ना हो, वो बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को लीड कैसे कर सकता है। यही वो सवाल है जो आने वाले इलेक्शन में बिहार की जनता के सामने होगा और है। देखिए, जब हम तेजस्वी के पूरे करियर को देखते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। जैसे आरजेडी ने जनवरी 2025 में तेजस्वी को पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर डिक्लेयर कर दिया और इन्हें 2025 के इलेक्शन के लिए चीफ मिनिस्टर पोस्ट का कैंडिडेट बनाया गया। पार्टी ने तेजस्वी को यहां तक अधिकार दे दिया है कि वो चाहे तो पार्टी का नाम और इलेक्शन सिंबल भी बदल सकते हैं। ये दिखाता है कि लालू यादव अब पूरी तरह से अपने बेटे पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये भरोसा सही जगह लगाया गया है, क्योंकि ओपिनियन पोल और सर्वे की माने तो तेजस्वी यादव इस समय बिहार में सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है। जून 2025 के सी वोटर ट्रैकर के अकॉर्डिंग 34.6% लोग तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार को सिर्फ 15.4% से 18.4% तक का सपोर्ट मिल रहा है। ये डाटा दिखाते हैं कि तेजस्वी की पॉपुलैरिटी नीतीश से 2 गुनी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फरवरी 2025 में तेजस्वी का सपोर्ट 40.6% था, जो जून तक घटकर 34.6% हो गया। ये गिरावट चिंता की बात है। साथ ही इन सर्वे में एक और दिलचस्प बात ये सामने आई है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी लगातार ताकत हासिल कर रही है। फरवरी में जहां प्रशांत किशोर को 14.9% सपोर्ट मिल रहा था, वहीं जून तक ये बढ़कर 18.2% हो गया। ये दिखाता है कि बिहार की जनता में एक थर्ड ऑप्शन की भी तलाश है, जो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बनकर उभरी है। किशोर ने साफ कहा है कि ये सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार के लिए एक नया पॉलिटिकल ऑप्शन पेश करेंगे। किशोर की पार्टी का नारा है बिहार को बदलना है। दिलचस्प बात यह है कि किशोर ने तेजस्वी की सीट राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कही है। अगर किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ये तेजस्वी के लिए बड़ी चैलेंज होगी। और जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूं कि प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाते रहते हैं। ये तेजस्वी को 9वीं फेल कहकर इनकी योग्यता पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो बिहार का विकास कैसे कर सकता है। किशोर का कहना है कि तेजस्वी को जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ का डिफरेंस तक नहीं पता और ये समाजवाद पर बिना पेपर के 5 मिनट भी नहीं बोल सकती। इसमें तेजस्वी की सबसे बड़ी कमजोरी इनकी अधैर्यता है, क्योंकि 36 साल की उम्र में ये मुख्यमंत्री बनने की बेहद जल्दबाजी में दिखता है। इन्होंने ये तक डिक्लेयर कर दिया है कि ये महागठबंधन के साथ या बिना सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बयान महागठबंधन के भीतर टेंशन पैदा कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस और अदर पार्टी ज्यादा सीटें चाहते हैं। तेजस्वी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी टेंशन है, क्योंकि 2020 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जीती थी। इस वजह से महागठबंधन हार गया था। अब कांग्रेस फिर से अधिक सीटें मांग रही है, लेकिन तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं दिखते। हालांकि ये दोनों अब की बार साथ में आया है। इसके अलावा तेजस्वी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये मेनली मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर डिपेंड है। 2020 के इलेक्शन में आरजेडी को
23.1% वोट मिले थे और 75 सीटें मिली थी। लेकिन ये वोट बैंक अब बिखरता जा रहा है। अदर बैकवर्ड क्लासेस और दलितों में आरजेडी की पकड़ कमजोर हो रही है और इसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि तेजस्वी में ग्रास रूट लीडर से जुड़ाव की कमी है। एक आरजेडी एमएलए ने गुमनाम रहकर कहा कि जहां लालू से मिलना आसान था, वहीं तेजस्वी से मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये दिखाता है कि तेजस्वी में अपने लीडर्स और वर्कर से जुड़ाव की कमी है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तेजस्वी ने बिहार के विकास के लिए क्या किया है। अपने कुछ 17 महीनों के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के टेन्यूर में इन्होंने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन इस वादे की सच्चाई डाउटफुल है और अपोजिशन का कहना है कि ये सिर्फ पेपर फिगर्स है। और केवल यही नहीं, तेजस्वी का सबसे बड़ा वादा 10 लाख नौकरी का था, लेकिन जब 2022 में ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने तो पहली कैबिनेट बैठक में इस वादे का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। बाद में इन्होंने कहा कि ये वादा तभी पूरा होगा जब वो सीएम बनेंगे। ये दिखाता है कि तेजस्वी अपने वादे से मुकर जाते हैं। बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी वाकई में बिहार का भला कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं की, क्रिकेट में अनसक्सेसफुल रहा, कभी कोई नौकरी नहीं की और पॉलिटिक्स में भी अब तक कोई सॉलिड अचीवमेंट हासिल नहीं की, वो बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को लीड कैसे कर सकता है। मतलब बिहार को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो पढ़ा लिखा हो, एक्सपीरियंस्ड हो और जिसके पास कोई सॉलिड विजन हो। तेजस्वी में ये सब क्वालिटीज नजर नहीं आते। ये सिर्फ अपने फादर के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सीएम बनने की अंधी दौड़ में शामिल है। हालांकि प्रशांत किशोर जैसे ऑप्शन सामने आने से बिहार की जनता को लगता है कि शायद एक बेहतर लीडरशिप मिल सकता है, क्योंकि किशोर एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, इनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और ये बिहार के डेवलपमेंट के लिए एक क्लियर प्लान रखते हैं। तो आने वाले इलेक्शन में बिहार की जनता के सामने 3 ऑप्शन है। नीतीश कुमार जो थके हुए और पुराने हो गए हैं, तेजस्वी यादव जो इनकम्पिटेंट और इनएक्सपीरियंस्ड है और प्रशांत किशोर जो एक नया ऑप्शन पेश कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की जनता को बड़ी सोच समझ कर फैसला करना होगा कि वो अपने राज्य का भविष्य किसके हाथों में देना चाहते हैं। अब कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की कहानी एक अनसक्सेसफुल यूथ की है जो अपने पिता के नाम पर सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन सीएम का पोस्ट कोई खिलौना नहीं है जो किसी को वंशवाद के नाम पर दे दिया जाए। ये एक गंभीर जिम्मेदारी है जिसके लिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और विजन की जरूरत होती है। तेजस्वी में ये सभी क्वालिटीज नजर नहीं आते, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है जहां बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण और क्राइम्स की प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे स्टेट को लीड करने के लिए एक मजबूत और एक्सपीरियंस्ड लीडर की जरूरत है। इसलिए बिहार की जनता को अब समझना होगा कि वे अपने वोट की ताकत से अपने स्टेट का फ्यूचर बना या बिगाड़ सकती है।